हेलो एवरीवन। तो आज हम हार्डी वेनबर्ग रूल को समझने जा रहे हैं कि कैसे P प्लस क्यू इक्वल टू 1 आया है। एंड आई एम श्योर एट दिस एंड ऑफ वीडियो यू कैन एबल टू सॉल्व हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्वेश्चन टू। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, पर इस वीडियो में हम हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को समझेंगे कि P प्लस क्यू इक्वल टू 1 कैसे यहाँ पर आया। तो अगर हम यहाँ पर देखें हार्डी वेनबर्ग रूल की, तो लोगों को लगता है कि जो ये हार्डी वेनबर्ग रूल है ना, हार्डी वेनबर्ग रूल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए ही लगता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए ही लगता है। लेकिन नहीं, ये डिप्लॉयड के लिए नहीं, इवन ये ट्रिप्लॉयड के लिए भी लगता है, और इवन ये टेट्राप्लॉयड के लिए भी लगता है, इवन ये पेंटाप्लॉयड के लिए भी लगता है, हेक्साप्लॉयड के भी लगता है। और जितनी तुम चाहो, जितने प्रोजनी या जितने तुम डिप्लॉयड के ऑर्गेनिज्म, प्लॉयडी के ऑर्गेनिज्म तुम चाहो, वहाँ पर तुम हार्डी वेनबर्ग रूल लगा सकते हो। पर हार्डी वेनबर्ग रूल लगता कैसे है, कैसे हम इसको अप्लाई करके क्वेश्चंस में लगाएंगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो समझने के लिए हम यहाँ पर समझते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म लेते हैं कि ये एक, मान लो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और उसमें कोई ए जीन है। ठीक है, क्या जीन है? ए जीन है। ए जीन के मान लो 2 अलील्स हैं, एक A1 है और एक A2 है। मैंने क्या माना कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है विद 2 अलील्स, विद 2 अलील्स, कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था, मतलब कि इसकी प्लॉयडी 2n है, और विद 2 अलील्स मतलब उस एक पर्टिकुलर जीन की 2 अलील्स होंगे, 2 क्रोमोसोम्स होंगे, एक क्रोमोसोम पे A1 होगा और एक क्रोमोसोम पे A2 होगा। ठीक है, ठीक है। तो लेट इसकी फ्रीक्वेंसी मैं मान रही हूँ, इसकी मैं फ्रीक्वेंसी मान रही हूँ A1 की, दैट इज़ P। फ्रीक्वेंसी A1 की फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में A1 कितनी बारी आ रहा है, उसकी मैं फ्रीक्वेंसी A1 मान रही हूँ, दैट इज़ P। और फ्रीक्वेंसी A2 की मैं मान रही हूँ, दैट इज़ Q। कि भाई फ्रीक्वेंसी A1 की मैं P मान रही हूँ, फ्रीक्वेंसी A2 की मैं Q मान रही हूँ, कि A2 की फ्रीक्वेंसी Q है, A1 की फ्रीक्वेंसी P है। इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लो ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, ये एक पॉपुलेशन है, मान लो इसमें ए जीन है, ठीक है, ए जीन है और सारी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल डिप्लॉयड है। अब ये डिप्लॉयड है, इसका मतलब यहाँ पर A1 भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल, हाँ हो सकता है, कोई इंडिविजुअल A1 A2 भी हो सकता है, हाँ, कोई इंडिविजुअल A2 भी हो सकता है। 2 क्यों मानी अलील? क्योंकि एक जीन की 2 अलील्स हमेशा होती है, वेयर A1 एंड A1 represent the alleles. Similarly A1 और A2 represent the alleles, A2 and A2 represent alleles. तो एक A जीन की मान लो A1 और A1 इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, एक में A1 भी मिल सकते हैं, A2 भी मिल सकती है, और A2 और A2 भी मिल सकती है। ये 3 मेरे पास प्रोबेबिलिटीज़ है, लेकिन अलील्स मेरे पास 2 ही हैं। ठीक है, अलील्स मेरे पास 2 ही है, कि एक जीन के मेरे पास 2 ही अलील्स हैं, एक A1 है और एक A2 है। तो फ्रीक्वेंसी जो है A1 की वो मैं मान रही हूँ P है, और फ्रीक्वेंसी मैं A2 की मान रही हूँ कि जो जितनी बारी वो पॉपुलेशन में रिपीट हो रही है उसकी मैं Q मान रही हूँ, सच दैट A1 डोमिनेंट है, मैं मान रही हूँ, लेट सपोज A1 डोमिनेंट है, अच्छा, और A2 क्या है? रिसेसिव।
सपोज किया है, सपोज है, ये सपोज है, ठीक है, कि मैं मान रही हूँ कि A1 अपना डोमिनेंट है, A2 अलील जो है वो अपनी रिसेसिव अलील है, ठीक है। तो इसमें अलीलिक फ्रिक्वेंसी जो हार्डी वेनबर्ग जी ने कही थी वो कही थी कि अगर हम इस पॉपुलेशन में अलीलिक फ्रिक्वेंसी देखें तो वो हो जाएगी P + Q = 1, वेयर P represent द फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील A1 डोमिनेंट अलील है, मैंने आपको पीछे ही बताया कि A1 डोमिनेंट है। और यहाँ पर अगर मैं Q मानूँ तो ये फ्रिक्वेंसी A2 की है, जिसमें A2 मेरा रिसेसिव अलील है, तो ये ऑलवेज = 1 ही आएगा, उन्हीं की फ्रिक्वेंसी हमेशा 1 होगी, ठीक है। तो ये बात का सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि ये जो अपना P + Q है, जो अपना P + Q = 1 वाली इक्वेशन है, ये अलीलिक फ्रिक्वेंसी में ही एप्लीकेबल है, ये अलीलिक फ्रिक्वेंसी में ही एप्लीकेबल है, नॉट इन जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी, नॉट इन जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी। इसका बात का मतलब क्या है? जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी में ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, जीनोटाइप से याद आया, जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी से ये याद आया कि जीनोटाइप होता क्या है। अलील तो समझ में आ गई कि एक जीन की अल्टरनेट एक A1 अलील हो सकती है और A2 अलील हो सकती है, शर्त ये है कि वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो। तो A1 और A2 नॉर्मल केसेस में A1 और A2 अलील ही हो सकते हैं, एक्सेप्ट इन द मल्टीपल अलीलिज्म, जिसमें हमें एक पर्टिकुलर जीन की 3 अलील्स जो है वो दिखाई दे जाती है। तो जेनोटाइप का मतलब क्या होता है? जेनोटाइप का मतलब होता है कि इसमें जो अलील से मिलकर जीन जो बनती है, ठीक है। हम देखते हैं ना कि भैया यहाँ पर टी क्या है, टी इज़ अ जेनोटाइप। अगर हम पी प्लांट में बात करें तो पी प्लांट में टी इज़ अ जेनोटाइप, और जेनोटाइप से ही क्या आता है? फिनोटाइप। मतलब जब अलील्स, 2 अलील इकट्ठी हो जाती है तो वो जेनोटाइप बनाती है। अब अगर हम अपने केस की बात करें तो हमने यहाँ पर A1 और A1 जेनोटाइप भी बन सकता है, क्योंकि हमने 2 अलील्स मानी थी, एक A1 और एक A2 अलील, ठीक है। अब यहाँ पे A1 भी बन सकता है। अच्छा, A1 A2 भी बन सकता है, हाँ बिल्कुल, और A2 भी बन सकता है, बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी है कि ये बन सकता है। अच्छा, इसकी अगर मैं मानूँ, यहाँ पर मैं मानूँ, ठीक है, क्या मानूँ यहाँ पर कि अगर मैं इनकी फ्रिक्वेंसी को मानूँ, यानी कि मैं मानूँ कि A1 की फ्रिक्वेंसी मान लो P है, P² है। अब लिखेंगे क्यों? अच्छा, ऐसे नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि A1 की फ्रिक्वेंसी मैं मान लूँ, A1 की फ्रिक्वेंसी मैं मान लूँ P²। क्यों? P वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही थी फ्रिक्वेंसी ऑफ A1 अलील, पर यहाँ पे जेनोटाइप आया, मतलब एक बारी A1 भी आया, दूसरी बारी भी A1 आया, तो P का स्क्वायर होगा, क्योंकि A1 2 बारी यहाँ पर आया। अच्छा, अगर मैं फ्रिक्वेंसी A1 A2 की ये रिप्रेजेंट करूँ और फ्रिक्वेंसी A2 की रिप्रेजेंट करूँ, मुझे इसकी फ्रिक्वेंसी नहीं पता, हाँ इसकी फ्रिक्वेंसी पता है, Q²। क्यों? पहले A2 की फ्रिक्वेंसी थी, मैंने मानी थी फ्रिक्वेंसी ऑफ A2 एज Q, ठीक है। अब यहाँ पे A2 2 बारी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर इसी के कारण मैं यहाँ पर Q² इसको मानूंगी। तो मैंने अभी तक क्या सीखा, एक बारी फटाफट से हम रिवाइज़ कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म माना, ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म माना, ठीक है, ओके।
विद 2 अलील्स। यहाँ पर हमें 2 अलील्स देखने को मिली थी। तो मैंने क्या कहा कि ठीक है, एक ए जीन है तो उस ए जीन की 2 अलील्स है। मान लो एक A1 है और एक A2 है, सच डैट A1 जो है वो डोमिनेंट है, A2 जो है वो रिसेसिव है। फिर मैंने माना कि भैया यहाँ पर अगर अलीलिक फ्रिक्वेंसी मुझे लिखनी हो, अलीलिक फ्रिक्वेंसी मुझे लिखनी हो तो ये मेरी आ जाएगी फ्रिक्वेंसी, अलीलिक फ्रिक्वेंसी अगर लिखनी हो, अलीलिक फ्रिक्वेंसी लिखनी हो तो ये आ जाएगी P + Q = 1, जहाँ पर P रिप्रेजेंट द फ्रिक्वेंसी ऑफ A1 और Q रिप्रेजेंट द फ्रिक्वेंसी ऑफ A2। फिर मैंने बोला कि मुझे तो जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी भी लिखनी है, पर यहाँ पे जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी का भी मैंने मतलब नहीं बताया। जीनोटाइप लिखना हो तो हमेशा जो जीनोटाइप है वो 2 में आता है। A1 जीनोटाइप भी बन सकता है जिसकी फ्रिक्वेंसी A1 की मैंने ले ली एज P², क्योंकि वहाँ पर P थी। अब A1 2 बार ही आया तो P²। A1 की मुझे फ्रिक्वेंसी नहीं पता थी तो ये मैंने ले ली A1 की फ्रिक्वेंसी, A2 की फ्रिक्वेंसी। और A2 की फ्रिक्वेंसी भी मुझे पता है कि अगर सिंगल A2 रिपीट हो रहा है तो वो मैं मानूंगी एज Q, और 2 बार अगर A2 रिपीट हो रहा है तो वो मैं Q² मानूंगी। तो इसमें जेनोटिपिक फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनता है? जेनोटिपिक फ्रिक्वेंसी का यहाँ पर फॉर्मूला बनता है P + Q²। अब बात यहाँ पर ये आएगी = 1 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दी अलीलिक फ्रिक्वेंसी की। जेनोटिपिक फ्रिक्वेंसी स्क्वेयरिंग ही होती है, अलीलिक फ्रिक्वेंसी की जब स्क्वेयरिंग होगी तो जेनोटिपिक फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। पर यहाँ पर बात ये आती है कि मैंने इसका स्क्वायर ही क्यों किया, ठीक है, मैंने इसका क्यूब क्यों नहीं किया। सपोज़ मैंने P + Q का होल क्यूब क्यों नहीं किया, क्यों नहीं मैंने या फिर मैंने इसका 4 क्यों नहीं किया, ठीक है। तो बात तो ये आती है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पर दिस रिप्रेजेंट, आप कोई भी प्लॉइडी का फाइंड अप कर सकते हो अगर उसमें 2 अलील्स है एक जीन की। यहाँ पर ये असल में फॉर्मूला बनता है वेयर n रिप्रेजेंट द प्लॉइडी लेवल, n रिप्रेजेंट द प्लॉइडी लेवल, कि भाई यहाँ पर मैंने डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया था, इसीलिए मेरी प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी, 2। क्यों? क्योंकि मैंने तो यहाँ पर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को कंसिडर किया था। अच्छा, अगर मैं ट्रिप्लॉयड को कंसिडर करती, ठीक है, यहाँ पर मैं केस बना रही हूँ कि ट्रिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विद 2 अलील्स, ट्रिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विद 2 अलील्स, तो सेम ही तो है, ट्रिप्लॉयड है। बात को, क्वेश्चन को बस तोड़ना सीखो। ट्रिप्लॉयड है मतलब कि ये 3n हो जाएगा, और 2 अलील्स है मतलब एक जीन की डोमिनेंट अलील A1 मान लेती हूँ और दूसरी अलील मैं मान लेती हूँ A2। तो अलीलिक फ्रिक्वेंसी, मैं फ्रिक्वेंसी A1 की मान रही हूँ P, फ्रिक्वेंसी A2 की मान रही हूँ Q। तो अगर मुझे इनकी अलीलिक फ्रिक्वेंसी फाइंड अप करनी है, तो ये हो जाएगा P + Q = 1। क्यों? क्योंकि 2 ही अलील थी, ये फ्रिक्वेंसी A1 और ये फ्रिक्वेंसी A2 की, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जेनोटिपिक फ्रिक्वेंसी निकालना चाहूँ तो मेरी यहाँ पर क्या आएगी? मैंने एक आपको नॉर्मल कंसेप्ट बताया जेनोटिपिक फ्रिक्वेंसी का, विच इज़ = P + Q होल n = 1n। अगर मुझे यहाँ पर जेनोटिपिक फ्रिक्वेंसी निकालनी है, अब P + Q n = 1n है, इसका मतलब यहाँ पर मैं
आसानी से निकाल सकती हूँ क्योंकि प्लॉइडी लेवल मेरा ट्रिप्लॉइड है, तो प्लॉइडी लेवल यहाँ पर मेरा हो जाएगा 3। तो यहाँ पर मैं जेनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालूंगी P + Q होल क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब। तो दिस n रिप्रेजेंट द प्लॉइडी लेवल। अगर यहाँ पे ट्रिप्लॉइड होता, टेट्राप्लॉइड होता, मान लो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि यहाँ पर टेट्राप्लॉइड होता, तो इसमें जेनोटिपिक फ्रीक्वेंसी क्या रहती, जेनोटिपिक फ्रीक्वेंसी क्या रहती कि भैया जेनोटिपिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रहती P + Q, ठीक है, P + Q 4 = 1/4, 1/4 दोनों तरफ 4 होता बिकॉज दिस रिप्रेजेंट द प्लॉइडी लेवल। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब बैक टू अपना नॉर्मल केस देखते हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पर अपना नॉर्मल केस में था कि भैया यहाँ पर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म थी, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था विद 2 अलील। तो इसमें क्या होता है कि भाई अगर मेरी जेनोटिपिक फ्रीक्वेंसी मैंने निकालनी है तो ये हो जाएगा P + Q स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब जब हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो मुझे मिलेगा P² + Q² प्लस 2PQ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी P² की क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी A1 की रिप्रेजेंट कर रही है, A1 की रिप्रेजेंट कर रही है P²। मतलब A1 क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी A2 की देखूँ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी A2 की देखूँ तो ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है, यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव है। तो इसकी क्या है, Q²। अच्छा भैया ठीक है। और अगर मैं इसकी बोलूँ A1 A2 की, ठीक है, A1 A2 की, तो ये फ्रीक्वेंसी मेरी 2PQ हो जाएगी। विद 2PQ, यहाँ पे 2PQ होता है, दिस इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। जो फ्रीक्वेंसी A1 A2 की है, क्योंकि A1 डोमिनेंट है किसके ऊपर, ओवर A2, तो हम यहाँ पे बोलेंगे दैट दिस रिप्रेजेंट दिस A1 A2 रिप्रेजेंट द हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अभी तो फाइंड अप किया हमने फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2PQ। क्या ये बात समझ में आई भाई? अगर हमने जेनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को फाइंड अप करना है तो हमें ये पता होना चाहिए अलील्स कितने हैं। अलील्स अगर 2 हुए तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम P मान लेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को Q मान लेंगे। अगर मुझे जेनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को फाइंड अप करना है, और अगर वो डिप्लॉयड है तो मैं स्क्वायरिंग करूँगी, ट्रिप्लॉयड है तो मैं उसका क्यूब करूँगी, ठीक है। और अगर टेट्राप्लॉयड है तो मैं उसका क्या करूँगी, 4 करूँगी, 4 होल ब्रैकेट 4 लूँगी। तो ये तो हमें समझ में आ गया। और अगर हम बात करें अलीलिक फ्रिक्वेंसी का क्या होगा, अलीलिक फ्रिक्वेंसी चाहे तुम डिप्लॉयड में देखो, चाहे तुम ट्रिप्लॉयड में देखो, चाहे तुम इसमें टेट्राप्लॉयड में क्यों ना देख लो, ये P + Q 1 ही रहेगी। शर्त ये है कि उस
पर्टिकुलर जीन की 2 अलील ही होनी चाहिए। मान लो तीसरी अलील आ गई तो वो हम तीसरी अलील को हम R ले लेंगे, P+Q+R हो जाएगा, वो आगे हम देखेंगे। तो ये समझ में आना चाहिए कि भैया यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है। तो अब हम मान लो हेक्साप्लॉइड देखें, ठीक है, हम कुछ भी मान ले कुछ भी मान सकते हैं हम, कुछ भी मान लो, मैं रैंडम मान रही हूँ कि भाई एक यहाँ पर हेक्साप्लॉइड ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, विद 2 अलील। अब इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो एक ए जीन थी, मैंने उसकी मान ली कि एक A1 थी, एक A2 थी। तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी आई? अलीलिक फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी आई? अलीलिक फ्रीक्वेंसी मेरी आई अलीलिक फ्रीक्वेंसी P+Q = 1। पर अगर मुझे जेनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जेनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, तो मुझे पता है सिंपल सा फॉर्मूला P+Qn = 1n है। पर क्योंकि ऑर्गेनिज्म हेक्साप्लॉइड है तो मैं इसको ऊपर होल ब्रैकेट 6 कर दूंगी और ये मेरा आंसर निकल आएगा। ठीक है भाई, ओके। अब तुम्हारे प्रश्न पे आते हैं कि अगर व्हाट इफ 3 अलील्स हो जाए, कि उस ऑर्गेनिज्म की डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ही है पर उसकी 3 अलील हो जाए, कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ही है पर उसकी 3 अलील हो जाए, कि एक ए जीन था उसकी 3 अलील हो जाए, एक A1 हो जाए, एक A2 हो जाए और एक A3 हो जाए। एक्चुअल में ये मिलता भी है हमारी बॉडी में, ये कंसेप्ट इसका मिलता भी है। कौन सा कंसेप्ट मिलता है? मल्टीपल अलीलिज्म का। तो थोड़ा उसका समझते हैं, फिर ही हमें हार्डी-वेनबर्ग इसके बारे में समझ आएगा। जैसे एक आई जीन थी हमारी बॉडी में और हम डिप्लॉयड ही है, ठीक है, हम तो डिप्लॉयड है, ह्यूमंस तो डिप्लॉयड है, लेकिन उस आई जीन की I1 अलील भी थी, IA अलील भी थी, IB अलील भी थी और IO अलील भी थी। मतलब एक जीन की 3 अलील थी। पर शर्त क्या हुआ कि एट अ टाइम, ठीक है, 3 अलील थी, पर एट अ टाइम अगर हम इंडिविजुअल में देखें तो या तो IA अलील हो सकते हैं, मतलब एट अ टाइम केवल 2 अलील ही ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट होगी, या तो A प्रेजेंट होगी या तो B प्रेजेंट होगी। तो IA हो तो A ब्लड ग्रुप होता है, I हो तो A ही होगा बिकॉज O रिसेसिव है। IB हो तो ये AB ब्लड ग्रुप है क्योंकि ये दोनों कोडोमिनेंट है। अच्छा, और अगर हमारे पास IB हो तो भी ये B ब्लड ग्रुप होगा, IO हो तो भी ये B ब्लड ग्रुप होगा, और अगर IO हुआ तो ये O ब्लड ग्रुप हुआ। मतलब एट अ टाइम एक जीन की 3 अलील्स तो है, लेकिन एट अ टाइम 2 अलील्स ही हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, 3 अलील नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम डिफरेंट अलील कैरी करती है। क्योंकि हम डिप्लॉयड है तो हमारी बॉडी में मैक्सिमम 2 अलील्स ही एक्वायर हो सकती है, क्योंकि तीसरा तो कोई क्रोमोसोम ही नहीं है, तो तीसरी अलील कैरी ही नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब अगर मैं इसमें यहाँ पर अलीलिक फ्रिक्वेंसी लिखना चाहूँ, अलीलिक फ्रिक्वेंसी आराम से लिख सकती हूँ मैं कि ए जीन थी, ए जीन में एक A1 अलील थी जिसकी मैं फ्रिक्वेंसी P मान रही हूँ, तो इसकी मैं फ्रिक्वेंसी P मान रही हूँ, A1 की मैं मान रही हूँ P। फ्रिक्वेंसी A2 की मैं मान रही हूँ Q, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी A3 की मैं मान रही हूँ R, ठीक है। तो मेरी फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग? अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अरे बहुत आसान है, देखो
देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 1. दैट इज़ माई अलीलिक फ्रीक्वेंसी. ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी आई है. ठीक है, अब मुझे जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी फाइंड अप करनी है. कैसे फाइंड अप करेंगे, देखिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पर जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पर P प्लस Q प्लस R है, क्योंकि यहाँ पर 3 अलील्स आ गई है. अब तो P प्लस Q प्लस R लूँगी मैं और 1N. फॉर्मूला अलग अलग, जितनी टाइप्स ऑफ अलील्स होगी उतने ही हम एड अप करते जाएंगे ब्रैकेट के अंदर. पर क्योंकि ऑर्गेनिज्म था अपना डिप्लॉयड, ठीक है, तो यहाँ पर अपना लिखेंगे P प्लस Q प्लस R विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर. रुको, थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, देखते हैं. अब यहाँ पर लिखेंगे P प्लस Q प्लस R होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर. अब जब ब्रैकेट खोलेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं. देखो अब जब ब्रैकेट खोलेंगे P प्लस Q प्लस R होल स्क्वायर 1 स्क्वायर. ब्रैकेट खोलेंगे तो ये मिलेगा हमें A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला ही लगाना है. P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस 2QR प्लस 2RP इक्वल टू 1. फॉर्मूला देखना, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर ही मैंने यहाँ पर लगाया है, तो भूल मत जाना कि भाई यहाँ पर A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगा है. ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे देखें, P स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रिक्वेंसी ऑफ A1, ठीक है. Q स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रिक्वेंसी ऑफ A1, A2 और R स्क्वायर P स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रिक्वेंसी ऑफ A1, ठीक है. Q स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रिक्वेंसी ऑफ A2, ठीक है. R स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रिक्वेंसी ऑफ A3. और व्हाट अबाउट PQ, 2PQ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है. ये रिमेंबर करना 2 भी है, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी A1, A2 की. अच्छा 2QR, तो ये आसान है, फ्रिक्वेंसी A2, A3 की. और 2RP यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ A3, A1 की रिप्रेजेंट कर रहा है. तो सिंपल है कि जितनी टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी उतनी जितनी टाइप ऑफ अलील्स होगी उतनी टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी भी होगी. और प्लॉइडी लेवल n है, जितना प्लॉइडी लेवल होगा वो n से हम उस पर n की जगह प्लॉइडी लेवल को रख देंगे. दैट्स ऑल अबाउट हार्डी-वेनबर्ग रूल. आई होप कि आपको समझ आया होगा. थैंक यू.